अभिज्ञात जी ने बहुत सुंदर बात कही। हम जो भी करें, हम जो भी कहें, उसमें थोड़ी कविता अवश्य हो। जब कविता की बार बार आवृत्ति की जाती है तो उसके कई कई अर्थ खुल के निकलते हैं। उसी प्रकार अगर जीवन में कविता शामिल हो जाए तो जीवन को जीने के कई कई रास्ते खुलेंगे। तो ये बात सीधी सीधी अभिज्ञात जी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि कविता जीवन है। बहुत सुंदर तरीके से छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से अभिज्ञात जी ने भारत को, लोगों के जीवन को, प्रेम को शब्दों से जोड़ दिया है। और बहुत जरूरी संग्रह है जिसको पढ़कर हम लोग स्त्री होकर अपने भीतर की स्त्री को थोड़ा और जो पुरुष हैं उनके भीतर छुपी हुई स्त्री को वो पुरुष भी थोड़ा और जान पाएंगे और उससे जुड़ पाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी संस्था की बेहतरीन और जिम्मेदार सदस्य, प्रसिद्ध लेखिका, अध्यापिका, संपादिका तथा कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़कर अपना साहित्यिक योगदान देने वाली डॉक्टर वसुंधरा मिश्र जी को अध्यक्षीय भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अमन, जिनके कारण मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, कुसुम दी, विद्या दी, सुषमा दी, मंजू दी, सभी को मेरा आभार। और अभिज्ञात जी, विमलेश जी, हमारी छोटी बहन नीता जी और आशुतोष, बहुत ही अच्छा लगा। ये जरा सा नॉस्टैल्जिया है ना, जरा सा नॉस्टैल्जिया। कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, पत्रकार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर, गजलकार आदि विभिन्न विधाओं में लिखने का आपको महारत हासिल। मैं इनकी पंक्तियों के साथ ही शुरुआत करूंगी क्योंकि इसमें कवि कैसे रचना को रचता है, इस बात को हम देखते हैं। कवि बार बार जन्म लेता है, कवि बार बार जन्म लेता है अपनी हर नई रचना के साथ और बार बार मरता है। जब भी करता है जीने की कोशिश और एक दिन जब वह मर जाता है भौतिक रूप से, जी उठता है मुकम्मल अपनी सारी तृष्णा के साथ और जीवन के उत्सव में शामिल हो जाता है अपनी ही वितृष्णाओं के साथ। तो ये अभिज्ञात जी का व्यक्तित्व है। और एक कवि जो रचता है, वो गढ़ता है, कई बार मरता है और शब्दों के साथ खेलता है। आज हमने सभी के वक्तव्य सुने जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी बात को बताया यहाँ कि कैसे जरा सा नॉस्टैल्जिया है ये तो, लेकिन इनके तो बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, 10 काव्य संग्रह हैं, 10 से अधिक होंगे, मुझे मालूम नहीं अभी। और 40 दशकों की इनकी अनुभव यात्रा है। तो चिंतन, मनन और अध्ययन के बिना ये संभव नहीं है। अभी जो कुछ बातें आई हैं निकलकर, जैसे गवई और महानगरी संस्कृति के सेतु साहित्यकार के रूप में अभिज्ञात जी को हम पाते हैं। साथ ही साथ इनके भाषा की भी पकड़ बहुत मजबूत है। फिर मानवीय मूल्यों के पक्षधर है। और सबसे बड़ी बात होती है कवि की या रचनाकार की, जो एक संदेश देना चाहता है। इनकी कविताएं सार्थक हैं और अतीत के आईने में ही वे वर्तमान को संवारने का उद्देश्य यहाँ पर हमारे सामने रखती हैं और अपनी बात को और समाज को एक सकारात्मक संदेश देते हुए जरा सा नॉस्टैल्जिया काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के संदर्भ में प्रेमचंद जी कहते थे कि साहित्य जो है महफिल में सजाने की चीज़ नहीं है,
या मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, ना ही देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई है, बल्कि आगे मशाल जलाती हुई एक सच्चाई है, मशाल है, जो हमें एक प्रकाश देती है और एक ज्ञान देती है और एक संवेदना से जोड़ती है। तो अभिज्ञा जी की कविता में बेचैनी है, संघर्ष है, जो सुलाता नहीं है। सोने की बात किसी के भी चेहरे पर नहीं आ रही है कि कोई कई बार होता है कि बोर हो जा रहा है। कविता कवि को सुनना बहुत बोरिंग होता है। हम लोग बहुत सबके चेहरे पे हंसी भी है और सब लोग जो है और एक जुड़ाव है, संवेदना से जुड़ाव है। एक बड़े रचनाकार के रूप में अभिज्ञा जी अपना स्थान रखते हैं 20वीं और 21वीं सदी के एक बड़े रचनाकार के रूप में। उनकी मौलिक रचनाओं को जैसा से उन्होंने कहा कि एक अलग ही सौंधी खुशबू है, भात की जो खुशबू है, खुशबू से भी वो भात पैदा कर लेंगे। तो ये बात उनकी कविताओं में है और गांव से जुड़े हैं तो जड़ों से जुड़ाव की कविताएं हैं। उनकी संवेदना को सिंचित करने वाली जो है वो गांव है, गांव से चलकर यहाँ तक आते हैं। और महानगर की जो चकाचौंध है उसमें भी ये हैं, लेकिन उन्होंने अपने गांव के बिछोह की असीम व्यथा को भुलाया नहीं। जैसे बड़े ही इनका अपने गांव से इतना प्यार है, आजमगढ़ किसी को भी अपने गांव से बहुत प्यार होता है। वो कहते हैं मेरे कमरिया गांव की अमराई उदास, कितनी उदास है, खो गई है अरसे से, किसी के न आने जाने से, किसी के न आने जाने से उसकी पगडंडी अब वो सुनी पड़ी है। तो ये जो है नगर, जो हम लोग नगर की ओर पलायन जो हुआ है हमारा, तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को बड़ा ही नुकसान पहुंचा है, जिसे कवि ने बड़ी ही गहराई से अनुभव किया है। और बहुत से हिंदी के कई क्षेत्रीय शब्द इनकी कविताओं में मिलते हैं, जैसे जो हमारी हिंदी को समृद्ध करते हैं। घर है, द्वार है, ओसारा है, आंगन का नीम पेड़, बजरंगी दीवारें, ताक पर लालटेन, चापाकल, ट्रक, सीढ़ियाँ, ट्रंक को जो पुराने वो बक्से होते हैं उनको कहते हैं। फिर सीढ़ियाँ, लौकी की लतरें, जब अभी इन्होंने बताया, तुलसी जी, पूजा स्थल, ये सब जो है बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जो अभी अदहन इन्होंने कहा। तो ये सब शब्द जो है वो हमारी हिंदी को समृद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो भारत के प्रसिद्ध कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, भारतीय कवि हैं केदारनाथ सिंह, जिसका इन्होंने जिक्र किया विमलेश जी ने, तो वो इसी पीढ़ी के परंपरा को और पीढ़ी को इंगित करते हैं। केदारनाथ सिंह भी महानगर में रहते हुए कभी भी गंवई खुशबू और उसकी संस्कृति संस्कार को नहीं भूलते। उनकी बहुत सी कविताएं गांव को केंद्र में रखकर लिखी गई। बर्तन धोने की जगह, खेत खलियान, गांव के पेड़ आदि सभी को उन्होंने अपनी कविताओं में जगह दिया। तो अभिज्ञा जी की कविताओं में गंवई चीजों और भावों के लिए बड़ा स्थान और सकारात्मक सोच देती है। शिल्प, कथ्य और बिंब का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्मता से हुआ है। शहर में रहकर गांव की हर राह से चलकर वे कविता में आते हैं। एक बहुत ही अच्छी कविता मैंने इनकी फेसबुक पर पढ़ी थी, उसका नाम था ठगी। तो वो कहते हैं, यदि आज के दौर में तुम ठग लिए गए हो, यदि आज के दौर में तुम ठग लिए गए हो तो तुम मासूम नहीं, मूर्ख हो। और शहर में कैसे रहा जाए ये भी बताते हैं। तौर तरीकों पर वो कहते हैं कि ठग का विकल्प ठग है। तो ये आपकी खूबी है कि इन्होंने बता भी दिया कि किस तरह से महानगर में रखा जा सकता है। अभिज्ञा जी की कविताएं एक अलग ढांचे की कविताएं हैं और एक अलग तरह की सोच रखती हैं, उदात्त विचार रखती हैं, जिसमें संस्कृति को जोड़ने की बात कही गई।
और आधुनिकता के प्रबल पक्षधर है। ऐसा नहीं है कि खाली गांव से ही जुड़े हुए हैं, तो वे परिवर्तन की जबरदस्त रूप से पैरवी करते हैं। परंपरा की अच्छी बात लेते हुए अपने विभिन्न क्षेत्रों को समृद्ध करते हैं। अभिज्ञात जी कहते हैं कि उनकी कविताएं भी, अभी जैसे उनको जिक्र कर रहे थे कि खाली क्रांतिकारी विचार नहीं हो या ललकारते हुए विचार न हो, तो क्रांतिकारी विचारों की उदारतावस्था की अभिव्यक्तियां बनी चाहिए। और इनकी जो थोड़ी हाँ चाहिए, थोड़ी चीनी चाहिए, थोड़ा नमक चाहिए, ये सब शीर्षक जो है इनके, ये स्वयं अपनी बात कह देते हैं। उनकी अंतहीन खोज जारी है। वे कहते हैं कि इस अंतिम खोज का क्या करें, आगे बढ़ते रहिए, गतिशील रहिए, रुकना उन्हें भाता नहीं। नॉस्टैल्जिया के पृष्ठ 37 में वे कहते हैं, कविता जो चींटियों की घबराहट। चींटियां धूप व रोशनी से घबराती हैं। चींटियां बड़ी कोमल होती हैं और वे चींटियां धूप व रोशनी से घबराती हैं, कहीं वे करूप न हो जाए। देखिए क्या प्रयोग है, इतना सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। कुरूप होने के भय से निकल जाता है दम। समाज और उसके जो वातावरण की छोटी से छोटी बातों को अभिज्ञात जी ने अपने बात कही। स्वर्ग, नरक, धर्म, ईश्वर, अध्यात्म सभी पर इन्होंने अपनी बात कही। वंचितों के लिए, श्रमिकों के लिए, निराश और विकल मन के लिए वे बड़े दुखी होते हैं। वे कहते हैं विकलता को और बढ़ने दो, शनय शनय। विकलता जितनी बढ़ेगी, और विकलता जो है विफलता की उपज है, सफलता बनने को एकदम तत्पर। तो ये बहुत बड़ी बात कह जाते हैं इसमें। किसान, माली या घसियार, झाड़ूदार, इन सभी से कवि क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह इन सभी के द्वारा अपना घर संवार रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया 80 के पार नेताजी ने, बहुत बढ़िया कविता है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल उन्हीं की बात कह रहे हैं, क्योंकि 80 के पार वाले जो दोस्त होते हैं वो उनको छिपाने की आदत होती है। वो अपनी मतलब खूबियाँ ही बताएंगे, नहीं मैं तो ठीक हूँ। फोन उठाते ही वो कह देंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे बीमारी नहीं है और मैं बहुत हृष्ट पुष्ट हूँ, योगा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो ये मतलब उनकी कविता में बहुत सुंदर ढंग से आया है। शब्दों के बहुत नए प्रयोग मिलते हैं। राजनीति और लोकतंत्र पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं, कर्मकांड पर भी रखे हैं। वह क्यों करता है इस पर उन्होंने कहा है कि डरा हुआ आदमी कर्मकांड मतलब क्यों करता है ज़्यादा, तो डरा हुआ जो होता है, डरा हुआ आदमी जाप करता है, प्रचार अधिक करता है। डरा हुआ जो आदमी है वही कर्मकांड और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसे डर लगता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो इसलिए वो ज़्यादा करता है। और अनुशासन वगैरह की भी बात वो करते हैं और कहते हैं कि अनुशासन जो है स्वच्छंदता का शत्रु है। अनुशासन में जो रहता है, जो बंधा हुआ रहता है, वह जो है स्वच्छंदता का शत्रु है। तो ये इसलिए लोकतांत्रिकता का भी शत्रु। तो एक राजनीतिक के हिसाब से भी वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं। अनुशासित व्यक्ति को यह वहम होता है कि वह कुछ कर रहा है, किंतु वह तो खिलौना है। वह तो खिलौने की तरह अनुशासन में काम कर रहा है। तो बहुत सारे अनुभव हैं इनके, ये खुद नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अनुशासन में रहकर काम करना पड़ता है। इसलिए अभिज्ञात जी मुझे लगता है कि ये कविता वहीं से उपजती है, अनुशासन। और मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें जिस तरह देखता हूँ, प्रेम की भी बहुत सारी बातें आई हैं, जैसा अभी स्त्री के बारे में भी उन्होंने बताया। और निराशा भी, दुख भी, शासन के प्रति आक्रोश भी, और अस्पतालों में बच्चों की बदतर स्थिति, इसके बारे में भी अभिज्ञात जी ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात जिससे वो जुड़े हुए हैं, मीडिया। मीडिया के विषय में कहते हैं कि प्रदर्शन ही नग्नता है।
जो इस बात को मानते हैं कि जो आज प्रदर्शन हो रहे हैं वह नग्नता है, और नग्नताएं खुलेंगी शब्दों से, भावों से, तस्वीरों से। गोपन न स्वप्न, न विचार, न रूप, न भाव, सब कुछ हम परोसते चलते हैं क्षण क्षण। तो ये खुला बिल्कुल है कि आप, अभी कुछ दिन पहले मेरा फेसबुक हैक हो गया, तो मैं भी थोड़ी डरी हुई हूँ कि कहाँ से क्या हो जाएगा। इसलिए मीडिया जो है जाप कर जाप अभी तक जाप से वो नहीं जाने वाला है। तो सोशल मीडिया जो है वो ऐसा हमाम है जहाँ सभी एक दूसरे के सामने अनावृत हैं। इन्होंने बहुत अच्छी उसमें स्त्री के बारे में उन्होंने बताया ही, बड़ा अच्छा, स्त्री को खुश और दुख और गाना गाती हुई स्त्री, नाचती हुई स्त्री को दर्शाया। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात कही है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी कविता की जो लाइन है, स्त्री को स्वर्ग आकाश दो, उनकी बात सुनो, सहयात्री समझो, दुनिया के आतंक मिट जाएंगे। नीता जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि समय चक्र के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें मिलती हैं। कवि के अंतर्मन तक पहुंचना ही कविता है। उसको समझना, एक कवि को समझना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस तरह से कहा जाता है। विमलेश्वर जी ने स्त्री की शक्ति कला पर बहुत अपनी बात कही और अदहन जैसे शब्द बताए। कविता जो लिखता है वह मनुष्यता से परिपूर्ण होता है और करुणा से परिपूर्ण होता है। संवेदना जैसे मूल्य तभी आते हैं जब कविता से जुड़ता है। तो मेरी पंक्ति है उसके लिए, आदमी आदमी तभी होता है जब उसमें आदमियत होती है। कविता की ताकत है कि हमें रास्ता दिखाती है, और ये भी सच है कि जमीन पर पैर रखना चाहिए। हवा में उड़ने से कविता जो है वो हवा में ही रह जाती है। इसलिए आपको जमीन पे खड़े रहकर आप आकाश की ओर देख सकते हैं। और अभिज्ञात जी ने जो भात के बारे में जो बताया वो बहुत ही मतलब गहराई से इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है कि ये मेरी मिट्टी का प्राण है, कि हम जिस मिट्टी से बने हैं उस मिट्टी से ही अन्न है। तो आशुतोष जी भी किसान है हमारे बीच, और किस तरह से वो खेसारी दाल पर बना रहे। मुझे याद है कि हमारे यहाँ अरहर का जो है दाल बोया जाता है और उसके बीच में खेसारी आ जाती थी, तो सब लोग उसको उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते थे। तो वो छोटी छोटी दाल होती है और वो बड़ी होती है, तो हम लोग उसका मतलब समझ जाते थे कि ये वो वाली दाल है। तो उन्होंने बताया कि वो कुछ मतलब बाद में बैन हो गई, लेकिन अब मिलावट का ज़माना है, तो लोग जो हैं खेसारी दाल भी उसी में मिला रहे हैं, और मसालों में भी पपीते के बीज और पता नहीं क्या क्या ईंट और सभी चीज़ मिल रही है। तो मिलावट के इस ज़माने में जो है बहुत समझदारी से चलना होगा हमें, और ये हम बात सीख सकते हैं कविता से। तो अभिज्ञात जी एक अच्छे पिता हैं, पति हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं। वह कहते हैं, बेटी का बाप होना है होना मोम का पहाड़। तो इस पीढ़ी के जो कवि हैं, केदारनाथ सिंह जी की पीढ़ी के कवियों के साथ मैं अभिज्ञात जी को जोड़ना चाहती हूँ, और इनके ऊपर काम होना चाहिए, और इस तरह की जो कविताएं हैं वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए हमें। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि डीजे और वो सब तो चलते रहते, तो उसमें हम लोग नाच कूद के चले आते हैं, लेकिन ये समझने की हमें बौद्धिकता देते हैं। हमारा खाद्य जो है वो हमारे मस्तिष्क को मिलना चाहिए। अच्छा खाद्य मिलेगा तो अच्छा ही बनेगा। तो मैं केदारनाथ सिंह के ही शब्दों में कहूँगी कि चट्टान को तोड़ो वह सुंदर हो जाएगी, चट्टान को तोड़ो वह सुंदर हो जाएगी, डाल दो किसी चौराहे पर तेज धूप में तपने दो। तो
ये है कि हमारे जो है वर्तमान समय ऐसी ही कविताओं की आवश्यकता है, और हम जानते हैं कि इस परंपरा और उत्तर आधुनिकता और डिजिटल के संधि स्तर पर खड़े हैं। तो रास्ता अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने संस्कृति को बचाने के लिए कुछ जद्दोजहद करनी होगी, थोड़ी सी कविता के लिए समय देना होगा। गांव की पगडंडियों के पदचिन्ह पर वर्तमान को नापते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोग बोर न हो रहे हो, बीच बीच में ताली आ जा रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं बोरियत नहीं हो रही। तो मैं ये कहूँगी लास्ट में, बस ये अंत है मेरा। अरे नहीं, यहाँ इतने एक से बढ़कर एक रचनाकार बैठे हुए हैं जो सब शब्दों को पकड़ते हैं। अब उन्होंने मुझे अंत में ही पहुंचा दिया। अंत में मैं ये कहूँगी, अभिज्ञान जी की कविताएं सूर्य के उस प्रकाश की तरह है, या फिर पृथ्वी के 3/4 भाग के उस जल के समान है जिसे हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं। कृत्रिमता का सहारा लेकर विटामिन डी के कैप्सूल खा रहे हैं और बोतल का पानी खरीदते हैं, जबकि हमारे पास सकारात्मक कविताएं हैं जो जीने की राह दिखाती हैं। आशा करती हूँ कि अभिज्ञान जी की रचना धर्मिता हमें एक नई राह दिखाएगी, और यह तभी संभव है जब उनकी रचनाओं पर चर्चा होती रहे। तब हमें समझ में आएगा कि उनकी कविताओं का मर्म क्या है। साहित्य, समाज और संस्कृति जो हमारी धरोहर है, हम सहेज कर रख सकेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।